हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर डिस्कस अबाउट इंजीनियरिंग मटेरियल गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। सो लेट्स बिगिन द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, व्हेन 1% प्लेन कार्बन स्टील इज स्लोली कूल्ड फ्रॉम द मोल्टेन स्टेट टू 740 डिग्री सेल्सियस देन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर विल कंटेन। यानी कि यहाँ पे स्टील का बात किया गया है जिसमें कार्बन परसेंटेज मेरा 1 है, उसको हम लोग धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं 740 डिग्री सेल्सियस तक। तब जो स्ट्रक्चर उसमें होगा उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ आयरन कार्बन डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे आयरन कार्बन डायग्राम का यूज होगा, एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। जब आप ऑप्शंस को डिफाइन करोगे ऑटोमेटिकली विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग दोनों तरीका से यहाँ पे करके देखेंगे। सबसे पहले तो बात आता है स्टील का कि स्टील बनता कैसे। जब हम लोग आयरन में कार्बन मिलाते हैं अप टू 2.1 तक, तब मुझे मिलता है स्टील। यानी कि स्टील बनाने के लिए हम लोग आयरन में जो कार्बन मिलाएंगे वो मैक्सिमम मिलाएंगे 2.1 तक। अगर आप पूछेगा कि सर अगर हम लोग कार्बन का परसेंटेज 2.1 से ज़्यादा कर देंगे तो अगर हम लोग कार्बन परसेंटेज 2.1 से ज़्यादा कर देते हैं तब जो मुझे मिलेगा कंपाउंड दैट इज़ योर कास्ट आयरन। हम लोग को क्या मिल जाएगा? कास्ट आयरन। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको मिल गया कि आयरन में सर हम लोग कार्बन मिलाते हैं क्यों है। कार्बन इसलिए मिलाया जाता ताकि आयरन का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इन्हांस कर सके, बढ़ा सके। मैकेनिकल प्रॉपर्टी लाइक डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ये सारे चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, इन्हांस करने के लिए हम लोग कार्बन मिलाते हैं, क्योंकि कार्बन के मिलाने के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली टफ और हार्ड होते जाता है। इसका प्रूफ कैसे देख सकते हो आप खुद ही देखो स्टील और कास्ट आयरन में। आप जानते हो कि स्टील जो है वो मेरा डक्टाइल नेचर होता है, जबकि जो कास्ट आयरन है वो मेरा ब्रिटल नेचर का होता है और काफ़ी हार्ड होता है। हार्ड क्यों हो गया अचानक, ब्रिटल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन परसेंटेज हम लोग बढ़ा दिए हैं, हम लोग 2.1 से ज़्यादा इसमें दिए हैं। हम लोग मैक्सिमम देते हैं 6.67% तक देते हैं कार्बन मिलाते हैं आयरन में। क्या बनाने के लिए? कास्ट आयरन बनाने के लिए। और 0 से लेकर 2.1 तक देते हैं स्टील बनाने के लिए। ये तो चीज़ आपका क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कितना मिलाया जा रहा है? 1 मिलाया जा रहा है। इट मीन स्टील का बात कर रहा है। चलो ठीक है। स्लोली हम लोग कूल्ड कर रहे हैं कहाँ तक? 740 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम की ओर। ये आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम है। इसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बता देता हूँ। एक्स एक्सिस में आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन और वाई एक्सिस में देखने को मिलेगा आपको टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में देखने को मिलेगा और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में देखने को मिलेगा। आप जिस तरीका से स्टडी कर सकते हो, यहाँ देखो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया गया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन। समझ आए? ओके, अब यहाँ पे देखो, आप देखो 2.1 तक अगर हम लोग कार्बन मिलाते हैं आयरन में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मुझे मिल रहा है? स्टील। लेकिन जैसे हम लोग 2.1 से ज़्यादा मिलाते हैं तो मुझे देखने को मिलता है कास्ट आयरन। कहाँ तक जाते हैं? 6.7 तक। 0 से स्टार्ट करते हैं 6.7 तक मैक्सिमम रहता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन आयरन कार्बन फेज डायग्राम। एंड यहाँ पे टेम्परेचर आप देख रहे हो 725 डिग्री सेल्सियस, फिर 760 है, फिर 910 डिग्री सेल्सियस है, फिर 1150 डिग्री सेल्सियस है। अब क्वेश्चन में चलते हैं और ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि स्टील है, यानी कि जिसमें कार्बन परसेंटेज मेरा 1 है, इसको हम लोग धीरे धीरे क्या करें? ठंडा कर रहे हैं। ओके, कहाँ तक ठंडा करें? 740 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर रहे हैं। यानी कि 740 मेरा कहाँ तक आएगा? ये आपका 725 है और यहाँ आपका 760, यानी कि इसके बीच तक ठंडा कर रहे हैं। इतना तक हम लोग पुल्ड कर रहे हैं, यानी कि पहले इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, मान लेते हैं 1000 था, 1000 से ठंडा करके हम लोग 740 डिग्री सेल्सियस तक ला रहे हैं। अब हम लोग ऑप्शंस की ओर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करके दोनों को बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्यों? मैं आपको डिफाइन करता हूँ और जो नहीं होगा वो उसको भी मैं डिफाइन करूँगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ऑस्टेनाइट क्या हो जाता है पहले मैं बता देता हूँ। ये सारे जो टर्म है, पर्लाइट, फेराइट, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मटेरियल साइंस। तो सब चीज़ के बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे तो आपको बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्टेनाइट होता क्या है। सबसे पहले ऑस्टेनाइट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है गामा फेज आयरन। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है गामा फेज आयरन, ठीक है, फेज आयरन। इसको शॉर्ट में हम लोग देते हैं गामा इंटू एफ ई, इससे शो करते हैं हम लोग गामा फेज आयरन। ओके, अगर आपसे ये बोला जाए कि ऑस्टेनाइट का नेचर क्या हो जाता है, ये मेटालिक इन नेचर हो जाता है। क्या हो जाता है? मेटालिक इन नेचर, और साथ ही साथ ये मेरा नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या हो जाता है? मेरा नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। अच्छा, इसके अलावे ऑस्टेनाइट जो होता है वो मेरा आयरन का एलोट्रोपी हो जाता है। क्या हो जाता है? एलोट्रोपी हो जाता है ऑफ आयरन। इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑस्टेनाइट किस नेचर में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे पाया जाता है, तो मोस्टली याद रखना ये सॉलिड सॉल्यूशन पे पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन एंड कार्बन के सॉलिड सॉल्यूशन में ये पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो अभी मैं बताने वाला हूँ, यानी कि ये बनता कैसे, ये फॉर्म कैसे होता है, तो अधिकतर याद रखना ये ओनली ऑन ओनली केवल तभी बन सकता है जब हम लोग कोई भी आयरन बेस्ड एलॉय को, आयरन बेस्ड
एलॉय को। आयरन बेस्ड एलॉय मतलब आयरन मेन होना चाहिए, इसके अलावा इसमें हम लोग मिला दिए स्टील आई मीन कार्बन मिला दिए, फिर कोई अदर एलिमेंट मिला दिए, बट आयरन मेरा होना ही चाहिए। जब हम लोग आयरन बेस्ड एलॉय को गर्म करते हैं, हीट करते हैं अप टू 750 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम लोग करते हैं 15450 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं? हीटिंग करते हैं किसको? आयरन बेस्ड एलॉय को। कहाँ से कहाँ तक? 750 से लेकर 1450 के बीच में करते हैं, यानी कि मिनिमम मुझे 750 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अगर आप इस रेंज को देखोगे, यहाँ ठंडा कर रहा है 740, यानी कि इस रेंज के बीच में ही आता है ना 740 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो मेरा ऑस्टेनाइट होगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सीमेंटाइट का। सीमेंटाइट क्यों होगा उसके बारे में बताता हूँ। देखो सीमेंटाइट का अगर आप नेचर देखोगे तो ये मेरा, पहली बात इसका और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड। आयरन कार्बाइड यानी इसको हम लोग सिंबल से दिखाते हैं आपका Fe3C, ठीक है, ओके। अब ये मेरा नेचर कैसा होता है? ये होता है हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर होता है, ठीक है। और ये मेरा किससे बनता है? आयरन एंड कार्बन के कंपाउंड से ये बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो आपका आयरन एंड कार्बन रहता है वो कार्बन परसेंटेज मेरा 6.67 तक भी जा सकता है, एंड आयरन जो हम लोग लेते हैं वो 93.3% तक लेते हैं, ठीक है। ये मेरा होता है सीमेंटाइट। अब बात करेंगे, देखो सीमेंटाइट का इस रीजन में देखो, जो इस फिगर है यहाँ पे देखो, ये सीमेंटाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो सीमेंटाइट कहाँ से कहाँ तक है? इस फेज से इस फेज तक है, रीजन तक। और यहाँ पे आप देखो 0.8 है इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन, और यहाँ पे 1 आ गया है, यानी बोल सकते हो कि 1% ऑफ कार्बन के बाद है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट मेरा कितना था? 1 था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीमेंटाइट को लिए। बात समझ में आया? तो देखो यहाँ पे 740 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग यहाँ कुछ आएगा, एंड यहाँ तक आएगा, एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन 1 मेरा रहेगा, यानी कि यहाँ पे मुझे जो स्टील मिलेगा उसका यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सीमेंटाइट तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। चलो, तो मुझे समझ आ गया कि सीमेंटाइट हो जाएगा और ऑस्टेनाइट हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी क्यों नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ऑस्टेनाइट, आपको पता है ऑस्टेनाइट हो सकता है, सी नंबर फेराइट क्यों नहीं हुआ? देखो फेराइट का अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही था कि जो आपका फेराइट है ये मेरा, अभी हम लोग क्या देखें ऑस्टेनाइट किस नेचर का है ना सर? ये मेरा नॉन मैग्नेटिक था। हम लोग जो स्टील यूज़ करते हैं वो मेरा नॉन मैग्नेटिक होता है, लेकिन फेराइट जो होता है वो मैग्नेटिक भी नेचर हो जाता है। अगर मैं फेराइट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? हार्ड एंड ब्रिटल होता है। अधिकतर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेराइट का, और ये होता है कैसा? मेरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो ऑब्वियसली बात है स्टील मेरा मैग्नेटिक नेचर नहीं पाया जाता, इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते। दूसरा चीज़, जो मेरा फेराइट होता है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरा 0.8 होता है। जैसे चलिए फिगर में आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे फेराइट आपको दिख रहा है, फेराइट मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 0.8 तक, जबकि इस क्वेश्चन पे कार्बन परसेंटेज का बात किया गया है 1 का, यानी कि 1 तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें 0.8 है, इसीलिए हम लोग फेराइट को नहीं लिए। तो आप समझ आया, सी नंबर नहीं हुआ, ओके। बात करते हैं यहाँ पे फेराइट, देखो इसमें भी है तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं ए में परलाइट का। देखो परलाइट जो होता बनता कहाँ पे? ये बनता है मेरा इलेक्ट्रोड स्टील पे, पॉइंट पे, ठीक है। वो क्या हो जाता है? देखो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट हो जाता है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ये मेरा है इलेक्ट्रोड पॉइंट हो जाता है। इस यहाँ पे बनता क्या? इसमें मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरा होता है 0.8%। बात समझ में है? एंड मेरा टेम्परेचर का बात करेंगे तो रहता है 725 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट यहाँ पे देखो ध्यान से, मेरा 725 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ये वाला चीज़ आ रहा है, एंड कार्बन ऑफ परसेंटेज मेरा 0.8 है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रोड पॉइंट है इसमें मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना? 0.8 है, जबकि यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना बात किया गया? 1 का, इसीलिए मेरा परलाइट भी नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। परलाइट में किस चीज़ से मिलकर बनता है? इसमें भी सीमेंटाइट और फेराइट दोनों रहता है। इसमें अगर बात करेंगे फेराइट तो फेराइट 88% रहता है, जबकि अगर सीमेंटाइट का बात करेंगे तो मेरा 12% रहता है सीमेंटाइट। समझ आया कि नहीं? ओके। ये मेरा जब हम लोग स्लो करते हैं, कूलिंग करते हैं हम लोग आयरन कार्बन को, तब मेरा बनता है, जबकि ये भी क्वेश्चन में बोला गया है, तो यहाँ से आप फंसिएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन दिया गया है। स्लो कूलिंग से भी बनता है मेरा परलाइट, बट द मेन पॉइंट मेरा क्या आ जाता है कि इसमें मेरा परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरा 0.8 रहता है, जबकि यहाँ कार्बन का बात किया गया 1% का। दैट इज वाई ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें इतना टाइम लिया, इसमें बहुत सारा चीज़ को मैं बता दिया। आगे हम लोग फर्दर जब क्वेश्चन लगाएंगे ये सारे टॉपिक का, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ को मैं बता दिया हूँ, ठीक है। आप लोग चाहते हो सबका वो नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये बोला गया इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट इन प्लेन कार्बन स्टील। यहाँ सिंपल बोला गया कि कार्बन का परसेंटेज को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, स्टील में, तो क्या होगा?
देखो भाई, अगर हम लोग कार्बन परसेंटेज को बढ़ाएंगे, अभी जस्ट मैंने कहा था कि आयरन में कार्बन बढ़ाते जाते हैं, अगर हम लोग 2.1 तक रखते हैं तो मेरा मिलता क्या है, स्टील मिलता है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि आयरन प्लस कार्बन है, लेकिन हम लोग कार्बन परसेंटेज 2.1 से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मुझे क्या मिलता है, मेरा मिलता है कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन कैसा होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है। इट मीन्स कार्बन परसेंटेज को बढ़ाने के साथ साथ मेरा जो मटेरियल मिलेगा उसमें मेरा ब्रिटलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा ब्रिटल बढ़ जाएगा तो डक्टिलिटी मेरा घटने लगेगा, हार्डनेस काफ़ी मेरा बढ़ने लगेगा। बात समझ में आए कि नहीं? चलो, तो यहाँ पे आप देख लो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा एंड हार्डनेस काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। देखो यहाँ पे बोला गया राइज का बात किया गया, इट्स राइज, तो राइज में डक्टिलिटी राइज करेगा, डक्टिलिटी मेरा घट जाएगा। अच्छा, डक्टिलिटी होता क्या भाई, डक्टिलिटी होता है सस्टेन लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। देखो आप लोग सुने होंगे डक्टाइल का सबसे अच्छा नेचर हो जाता है कि किसी भी मेटल को हम लोग टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से खींच के इसको हम लोग वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसको हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं, तार के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, वायर के फॉर्म में बनाना, तो ये आप क्या देखें, वायर के फॉर्म में कब बनेगा, जब दोनों तरफ से हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। तो याद रखना डक्टाइल में हमेशा हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। ओके, और ये जो होता है, ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्या वो रिटर्न फिर से जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए ये जो होता है मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। देखो परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या हो जाता है, आप एक इलास्टिक प्रॉपर्टी सुनेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी का, तो मान लीजिए एक स्टील का रूल आपके पास है, स्टील का रूल को अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो बेंड हो जाएगा। ठीक है, और बेंड होने के बाद जब इस फोर्स को हम लोग छोड़ देते हैं तो रिगन अपना शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है। वो कहलाता है मेरा इलास्टिक बिहेवियर या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी। जब हम लोग फोर्स को हटाने के बाद अपना शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है, लेकिन जब मेरा फोर्स को हटाने के बाद अपना शेप एंड साइज में रिटर्न नहीं आता तो उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक से चल जाता है वो प्लास्टिक फॉर्म में। तो यहाँ पे जो आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है वो मेरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या फिर दूसरा टर्म बोल सकते हो परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब रिटर्न ये लौट के नहीं आता है। अब तार बन गया कि फिर से ये फॉर्म इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। तो डक्टिलिटी इससे क्या हो जाता है, मेरा घटता ना कि बढ़ता है, इसलिए डी नंबर मेरा होगा नहीं। मेलेबिलिटी का बात करा, मेलेबिलिटी बढ़ेगा नहीं, मेलेबिलिटी घटेगा। ठीक है, मेलिएबल मतलब सॉफ्ट टाइप से, सॉफ्ट नहीं घटेगा क्योंकि कार्बन परसेंटेज जैसे बढ़ाएंगे वो हार्ड होते जाएगा, इसलिए आपका बी भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी नंबर। ओके, फिर यहाँ पे डक्टिलिटी इंक्रीज, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको ग्राफ दिखाने वाला था कि किस तरह से आपका चेंज देखने को मिलेगा जब हम लोग कार्बन को आपको आयरन में ऐड करते हुए जाते हैं। ठीक है, देखो ये मान लो आपका है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कार्बन परसेंटेज मेरा रहता है, ये कार्बन परसेंटेज मेरा 0.1 है। ठीक है, अगर हम लोग कार्बन परसेंट 0.1 मिलाते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा स्ट्रेस है और मेरा यह स्ट्रेन है, ये मेरा स्ट्रेन है और मेरा ये स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस यानी कि देखो यहाँ से मेरा स्ट्रेस लग रहा है और मेरा इतना स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। अगर जैसे हम लोग कार्बन परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, बात समझ लो कि जैसे हम लोग लगा दिए कितना 0.4 तक लगा दिए। ठीक है, ये मेरा जो है कार्बन परसेंटेज 0.4 है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा स्ट्रेन देखने को क्या मिल रहा है, काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। बात समझ में आए? स्ट्रेस हम लोग ज़्यादा लगाएं, देखो यहाँ से ले मेरा ज़्यादा स्ट्रेस लगा, लेकिन स्ट्रेन देखने को मेरा कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ज़्यादा हार्ड हो गया, ज़्यादा ब्रिटल इन नेचर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? अगर इसी को हम लोग दिखाएंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं 6.4 के लगभग, 4.5 कुछ भी मान लो इस टाइप से। यानी कि यहाँ पे देखें इतना स्ट्रेस लगा दिए तब जाके मुझे इतना ही स्ट्रेन देखने को मिला, लेकिन इसमें जो है मेरा ज़्यादा स्ट्रेन मुझे देखने को मिल रहा था। समझ आया? यानी कि जैसे जैसे मेरा कार्बन परसेंटेज बढ़ते जा रहा है वो मेरा ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है। ये जल्दी देखो सब जल्दी मेरा बेंड हो गया, लेकिन ये बेंड मेरा नहीं हुआ, ये बहुत देर तक मेरा ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सका। ज़्यादा स्ट्रेस को झेल सका इट मीन्स क्या है, ये ज़्यादा मेरा पावरफुल है। बात समझ में आया कि नहीं? ये स्ट्रेस दिखा रहा है कि भाई ये यहीं तक झेला, ये यहाँ तक झेला, ये यहाँ तक झेल गया। यहाँ तक क्यों झेल गया? इतना दूर तक मेरा स्ट्रेस लग रहा है। मान लो ये मेरा 400 न्यूटन तक मेरा बल लगा, फिर भी मेरा फर्क इसको नहीं पड़ा, तब जाके यहाँ फ्रैक्चर किया है। इट मीन्स इसमें कार्बन परसेंटेज मेरा ज़्यादा मिला है, इसीलिए ज़्यादा मेरा टफ है। बात समझ में आए? ये चीज़ मेरा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, क्या बोला गया है। बोला गया द मोस्ट वाइडली यूज रेनफोर्समेंट इन मॉडर्न डेज FRP टेनिस रॉकेट इज। देखो ये जो नाम पे ही आपका आंसर छुपा हुआ है, इसको जो है दो नाम से जानते हैं। इसको या तो बोलते हैं हम लोग FRP या फिर इसको बोलते हैं हम लोग CFRP। अब ये FRP होता क्या है? इसको हम लोग C फॉर बोलते हैं कार्बन, F फॉर बोलते हैं फाइबर, R फॉर बोलते हैं रेनफोर्समेंट और P फॉर बोलते हैं प्लास्टिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका कार्बन फाइबर रेइनफोर्स्ड
प्लास्टिक। ठीक है, तो इस नाम से भी जानते हैं और कभी कभी हम लोग बोलते हैं एफआरपी के नाम से, यानी कि सिंपल फाइबर, या फाइबर से स्टार्ट करेंगे, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। तो ये तो आंसर छुपा हुआ, यानी कि इसमें क्या रहता है, मेरा कार्बन रहता है, तो ये कार्बन हो जाएगा। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि हम लोग एफआरपी टेनिस रॉकेट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि इसका काफ़ी एडवांटेज है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट मेरा, ये काफ़ी हाई स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ मेरा काफ़ी अच्छा देता है। इसके अलावा ये इसका इलास्टिक जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें रिजिडिटी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। इसके अलावा ये मॉइस्चर जो है उसको रेजिस्ट करता है, यानी कि गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, मॉइस्चर रेजिस्ट जल्दी कर देता है ना, यानी ज़्यादा सोखता नहीं मॉइस्चर को। इसके अलावा अगर बात करेंगे, इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वो डैमेज जो होता है उसको रेजिस्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे टेम्परेचर का, तो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लेता है। तो ये सारे के चलते कोरोजन रेजिस्टेंस, डैमेज रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इसके अलावा आपका शॉक रेजिस्टेंस, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, हाई रिजिडिटी, गुड इलास्टिसिटी, हाई स्ट्रेंथ के चलते हम लोग यूज़ करते हैं हमारा CFRC टेनिस रॉकेट। ठीक है, या फिर सिंपली बोलेंगे FRC। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या बोला गया है, आयरन कार्बन डायग्राम एंड TTT डायग्राम आर डिटरमाइंड अंडर। देखो जस्ट मैंने कहा था कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम जो है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो काम करता है। वाई? बिकॉज मैंने कहा था कि हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम में जितनी प्रोसेस है वो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेते हैं, यानी कि नाइदर वो स्टेट ऑफ मोशन को नॉर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को वो चेंज करता है, यानी बहुत ही स्लो प्रोसेस में वो जाता है। ठीक है, तो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड मेरा इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। एंड अगर बात करेंगे TT डायग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेपिड कूलिंग और रेपिड मेरा क्या करते हैं आपका या तो रेपिड कूलिंग करते हैं या फिर रेपिड हीटिंग करते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है, मेरा स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज आता है और उसके इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आता है। तो ये चीज़ मेरा हो जाता है TT डायग्राम। अच्छा, TT डायग्राम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जो फिगर आपको दिखाया हूँ, इससे जस्ट पहले हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में आपको फिगर दिखा दिया हूँ। ये जो आपका था, दिस इज कॉल्ड योर आयरन कार्बन डायग्राम। एंड TT डायग्राम के बारे में थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या मेरा TTT डायग्राम, ये क्या हो जाता है मेरा, इसको दो नाम से जानते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं इसको टाइम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, दो नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है, मेजर। देखो मेजर इसमें क्या हम लोग करते हैं, क्या है, यूज़ क्यों करते हैं TT डायग्राम को, हम लोग हीट कैपेसिटी को मेजर करने के लिए ड्यूरिंग रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन होता है यहाँ पे, उस रिएक्शन में हम लोग हीट कैपेसिटी को मेजर करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी को इसमें हम लोग मेजर करते हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसका कि इसमें आप देखोगे C शेप का दिखाई दे रहा है, ये जो है सॉरी S शेप का, ये मेरा कैसे शेप का दिखाई देता है, S शेप का दिखाई देता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मेरा S शेप रिप्रेजेंट करता है जो आपका परलाइट और बेनाइट है उसको डिफाइन करता है। जैसे आप यहाँ देखोगे परलाइट है और यहाँ पे बेनाइट है, तो परलाइट और बेनाइट जो है उसको ये डिफाइन करता है। जो मेरा परलाइट है मैं पहले बता दिया हूँ, ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है, जो सीमेंटाइट से बना रहता है, सीमेंटाइट मेरा 88% रहता है, जो फेराइट है वो मेरा 12% रहता है। वहीं अगर बात करेंगे बेनाइट का, तो बेनाइट जो है वो मेरा आपका प्लेट लाइक माइक्रो स्ट्रक्चर हो जाता है, जो काफ़ी हार्ड होता है। और याद रखना कि बेनाइट जो होता है परलाइट से भी ज़्यादा हार्ड इन नेचर हो जाता है। इसको हम लोग 125 से लेकर हम लोग 550 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके हम लोग बेनाइट को बनाते हैं। बात समझ में आए कि नहीं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मार्टेनसाइट यहाँ पे क्यों बन जाता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है मार्टेनसाइट क्यों बनता है। अगर मेरा टाइम जो है वो सफिशिएंट नहीं मिल पाया, ठीक है, जो अपर का ये जो आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये परलाइट टू बेनाइट हो रहा है, यहाँ पे अगर मुझे सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया तो क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली जो है वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मैं डिटेल वाइज में बताऊंगा आप लोगों को क्लास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ये जान लो कि अगर मेरा परलाइट टू बेनाइट हो जाने में अगर सही टाइम नहीं मिला तो वो डायरेक्टली मेरा कन्वर्ट हो जाता है मार्टेनसाइट में, राइट। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये मेरा कैसा हो जाता है, मेरा नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये काम करता है। चलो मूव टू दी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ जाता है आपका 5th नंबर। बोला गया ड्यूरिंग द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, हम लोग हीट ट्रीटमेंट का बात करेंगे अब। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील जब हम लोग करते हैं, द हार्डनेस ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर,
ठीक है, जो भी होता। पहली बात तो ये जान लो कि हम लोग जो हीट ट्रीटमेंट करते क्यों हैं। हीट ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसके जो इंटरनल स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब सिंपल सब बोल सकते हो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए हम लोग आपका क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। हीट प्रोसेस को हम लोग 5 ग्रुप में नॉर्मली हम लोग डिफाइन कर देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक में बताऊँ 5 ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप क्या हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप क्या करता है, फर्स्ट ग्रुप का काम रहता है एनेलिंग का। और एनेलिंग में क्या हो जाता है, एनेलिंग में हम लोग करते क्या है, इसे हम लोग रिड्यूस करते हैं इंटरनल स्ट्रेस को। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रेस को, इंटरनल स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेस को हम लोग घटाते हैं। इसके साथ साथ जो मेरा हार्डनेस होता है, ठीक है, हार्डनेस को भी हम लोग रिड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ मेरा जो डक्टिलिटी है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। ये होता है मेरा फर्स्ट ग्रुप का काम। इसी ग्रुप में मेरा जो है मेरा यूज होता है एस्प्रोडाइज का, ठीक है, ये काम करता है ये सभी चीज़ का। फिर मेरा आ जाता है सेकंड ग्रुप। क्या आ जाता है मेरा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में हम लोग एनेलिंग का नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फुल एनेलिंग। अब फुल एनेलिंग में क्या करते हैं, इसमें जो भी मेरा एलॉय रहता है उसको हम लोग हीट करते हैं अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का होता है जहाँ पे मेरा न्यू ग्रेन जो होता है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर में जाके उसको हम लोग हीट करते हैं और फिर इसको कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं। इससे क्या हो जाता है, उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेस रहता है जनरेट ज़्यादा काफ़ी, उसको भी हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं। और इसके चलते होता क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाता है, जिसमें यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में आप देखे थे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस जो होता है मेरा क्या होता है, कम होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर जाके हम लोग गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं। इससे मेरा होता क्या है, जो ग्रेन्स है मेरा नया ग्रेन्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या मिलता है, न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म, न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म हो जाता है, जिसके चलते मेरा फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसका इन्हांस हो जाता है, इंक्रीज होता है। ये मेरा सेकंड ग्रुप में आ गया। इसके बाद जाता था थर्ड ग्रुप। देखो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ जितने भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं वो सब के बारे में, मैं ग्रुप वाइज बता रहा हूँ ताकि सब में। तो आप सेकंड ग्रुप में आप क्या देखें कि यहाँ पे जो मेरा फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन्हांस हुआ, इसका न्यू ग्रेन्स बना। इट मीन्स यहाँ पे कोर्स परलाइट और फाइन परलाइट यहाँ पे मेकिंग होता है। बात करते हैं थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में क्या हो जाता है, थर्ड ग्रुप में बात करते हैं, इसमें हम लोग एलॉय जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग हीट करते हैं अबव दी हायर टेम्परेचर और फिर उसको रैपिडली ठंडा करते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें फुल एनेलिंग का तो यहाँ हम लोग जो ठंडा करते हैं वो भी स्लो करते हैं और गर्म करते हैं वो भी स्लो करते हैं। बट हम लोग थर्ड ग्रुप में जो है वो हीट करने के बाद रैपिडली कूलिंग करते हैं, यानी क्वेंचिंग करते हैं, ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद मेरा आ जाता है फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या हो जाता है, टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हार्ड मटेरियल रहता है स्टील को, उसको हम लोग बिलो दी लो टेम्परेचर वहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में स्लो 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 कूल करते हुए चलते हैं। एंड लास्टली मेरा आ जाता है फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज जो होता है वो मेरा काम करता है कहाँ पे, सरफेस पे, यानी कि सरफेस में केमिकल हीट ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं ताकि उसके सरफेस की प्रॉपर्टी को इन्हांस कर पाए। तो लास्ट में मेरा आ जाता है मार्टेनसाइट, ताकि मेरा सरफेस प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी हार्ड हो। मैंने बताया था मार्टेनसाइट जो होता है वो काफ़ी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर होता है। तो ऊपर वाले सरफेस को सिर्फ, अंदर में मेरा सॉफ्ट होता है लेकिन अंदर मेरा हार्ड होता है बाहर। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, मार्टेनसाइट में। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ नंबर। ये सारा चीज़ जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जब मैं टोटल आपको बताऊंगा तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। बट इस बेसिस पे आप समझ सकते हो ओवरऑल कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आया, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कैसा आपको क्लास लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा। अगर कुछ डाउट रहे तो मुझे जरूर बताएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक सेशन को लेकर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुपों तक शेयर कीजिएगा इस वीडियोज़ को। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। एंड कोई भी PDF वगैरह आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।